नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं कि आप भी सुनकर के दंग रह जाएंगे। हालांकि इन कहानियों की कोई पुष्टि नहीं होती, लेकिन फिर भी कहानी कहानी होती है। भले ही एक कहावत है कि जहां धुआं है वहां आग जरूर होगी, तो वही मैं कहानी का मर्म बस यही है। आरएसएस ने पिछले 15 दिन पहले दिल्ली में एक बैठक बुलाई जिसमें लगभग 60 के आसपास लोग मौजूद थे, और इन 60 लोगों में भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड जो वरिष्ठ लोग थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी वो, और आरएसएस के लोग जो झोला लेकर के बेचारे घर घर जाते थे और अपना खाना खुद लेकर के चलते थे, और उन्होंने पार्टी की नींव को मजबूत करने के लिए इस तरह के जो माहौल तैयार किए। तब उस ज़माने में मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि 1990 के दशक से पहले जिस पार्टी का गठन किया गया, उस पार्टी का मैं समझता हूँ कोई नाम लेने वाला नहीं था और कोई पानी देने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय मीडिया उनके साथ नहीं होता था। उस समय भारत सरकार कांग्रेस की होती थी और प्रदेशों में भी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थीं। तब से भारतीय जनता पार्टी के वो पुराने चेहरे और पुराने लोग इस आस में बैठे थे कि कभी यदि लहर आएगी तब उनका भी जमाना आएगा। लेकिन मैं आपको फिर ले चलता हूँ 1990 के आसपास, 1990, 92 और फिर 96 तक। तो कहानी में खैर मैं तो क्या सुनाऊँ, लेकिन एक महाराष्ट्र के पत्रकार हैं, उनके जरिए मैं आपको ये सारी कहानी सुनवाता हूँ। उन्होंने बड़े ही करीने से और बड़े ही कायदे से सारी चीज़ों की व्याख्या की है, जिसमें ये सारा मसला उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहती है कि नरेंद्र मोदी अब 75 साल के होने वाले हैं, और ये नियम उन्होंने ही बनाया था, इसलिए इस नियम के तहत उनको अब 75 साल पूरे होते ही मार्गदर्शक मंडल में ही चला जाना चाहिए। और एक सवाल और उठाया है, वो सवाल ये है कि पार्टी में नंबर 2, नंबर 2 की हैसियत कौन तय करेगा? ये मोदी नहीं, आरएसएस तय करेगा। ये बहुत क्लियर कट इस बैठक में बहुत ही तीखे स्वरों के साथ बातचीत हुई। और उस समय मीटिंग में नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को ये पता चला कि वहाँ उनकी खिलाफत हो रही है, तो वो वहाँ पहुँचे। तो पहले मैं इन बड़े जो अंदर खाने की जो बातें हो रही हैं उस बातचीत को मैं सुनवाना चाहता हूँ। सुनिए। मैं परिचय करा दूँ, राजीव रंजन सिंह हैं, जो महाराष्ट्र के जाने माने विश्लेषक और भारतीय जनता पार्टी की नस नस से वाकिफ़ हैं। उनकी पत्रकारिता का मैं समझता हूँ, मैं तो लोहा मानता हूँ, जो वो बात कहते हैं वो बिल्कुल सटीक बैठती है, और इस पर मैं समझता हूँ आपको भी परिचय करना चाहिए। मैं पहले उनको सुनवा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर अपनी बात कहूँगा। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा वीडियो है, जिसे आप आगे भी बढ़ाएंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो मैं अब आपको उनकी ये वाणी सुनवाता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के काफी क्लोज हैं, उन्होंने कल फोन पे मुझसे बात किया और ये चीज मुझे बताया, ये कहीं पे भी पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं पे भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा। आज से 15-16 दिन पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, जिसमें 60 लोगों को बुलाया गया था, वरिष्ठ लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के ही जो वरिष्ठ सबसे सीनियर जो लोग हैं, उन लोगों को बुलाया गया था। और उस बैठक में गर्मा गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जो नंबर 1 है यानी नरेंद्र मोदी जी, इनको खुद को आना पड़ा। वो शुरू में मीटिंग में नहीं थे, बट वो आए 15-20 मिनट बाद मीटिंग में, जब बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ गई। और उस मीटिंग के अंतर में कुछ वरिष्ठ लोगों ने, संघ के लोगों ने ये कहा कि हमने ये पार्टी जो है ये आपको एक ऐसी हालात में सौंपी थी जब भारतीय जनता पार्टी काफी सशक्त स्थिति में थी, और यहाँ पे सब सफेद पोश साफ छवि के लोग थे,
आज आपने इस पार्टी को क्या कर दिया, आपने इसमें आयात कर करके सभी पार्टियों के जितने धूमिल छवि वाले लोग हैं उन लोगों को आपने आयातित किया है, जिन पे पहले ही आपने आरोप लगाए और आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। तो हम तो लोगों को जवाब देने में असमर्थ हो रहे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरियां थी कि इनको इस तरीके के लीडर्स जिनकी दागी छवि है, जो भ्रष्टाचारी माने जाते हैं, उस तरीके के लीडर्स को पार्टी के अंदर में एंट्री देनी पड़ी। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, काफी सीनियर आदमी ने स्पष्ट रूप से मोदी जी को कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपको कोई विरासत में नहीं मिली है, ये पार्टी को बनाने में हम लोगों ने आपसे ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि जब ये पार्टी हम बना रहे थे तब हम ये घर घर घूम रहे थे और हमारे साथ में कोई पूंजीपति नहीं थे, हमारे साथ में कोई मीडिया का सपोर्ट नहीं था। बिना किसी सपोर्ट के हम कोटली में खाना बांध के घर घर घूम के हम लोगों ने इस पार्टी को खड़ा किया है। और आज ऐसे ही जो निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ता है उनको हाशिए पे धकेल दिया गया। और जब सत्ता पे आ गई है पार्टी तो सत्ता की मलाई खाने वाले सारे आयातित लोग हैं। और बात भी सही है, देखिए संजय जी, यदि आप देखें जितेंद्र प्रसाद से लेके तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, मतलब आपको ऐसे बहुत नाम दिख जाएंगे, हेमंत बिस्व शर्मा, जो बाहर से आए हैं और बाहर से आके आज वो लोग पार्टी में बहुत बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो इससे जो कार्यकर्ता है, अशोक चौहान को देख लीजिए, जिस दिन लाए पार्टी में उस दिन राज्यसभा दे दिया। तो पार्टी के अंदर के लोग जो है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो बहुत चिढ़े हैं और उनको ये मालूम है कि ये बात जो है कि संघ के वरिष्ठ लोग जो नरेंद्र मोदी से भी वरिष्ठ है, वही सिर्फ इन बातों को उठा सकते हैं। तो इनको क्लियरली कहा गया कि आप नंबर 1 है, पर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पार्टी के अंदर में आप डिसाइड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि गुजरात से ही नंबर 1 आएगा और गुजरात से ही नंबर 2 आएगा और बाद में जब नंबर 2 नंबर 1 बन जाएगा तो नंबर 3 यानी जो बाद में नंबर 2 बन जाएगा वो भी गुजरात से आएगा। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। आप सत्ता में हैं, आपने सत्ता के नियम बनाए हैं कि 75 साल के बाद में जो भी आदमी आएगा वो मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे। ये इस तरीके की बहुत ही कठोर बातें हुई है। नरेंद्र मोदी का बोलते चेहरा एकदम छोटा हो गया था उस मीटिंग के बाद, और इसीलिए ये कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं दी गई है, कोई कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई। इसलिए आप अमित शाह को भी देखिए, अमित शाह एकदम लाइमलाइट से दूर है। अमित शाह एकदम दूर हो गए, वो एकदम अब अपने काम से काम रख रहे हैं। इसको फोन करना, इस अधिकारी को, इस IAS ऑफिसर को, यहाँ फोन करना, वहां फोन करना, सब बंद हो गया। और उसके बाद ही आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ में इतनी डेयरिंग आ गई है कि वो हाथ जोड़ना जो आपने 2-4 दिन पहले देखा, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। उनके पीछे बहुत ज्यादा लोगों ने बुलंद आवाज में, खासतौर पे संघ के लोगों ने और वो भी वरिष्ठ लोगों ने बहुत बुलंद आवाज में कहा है कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी हाल में बदला नहीं जाना चाहिए। ये कोई मीडिया के अंदर में आएंगे, ये लोग वो भी बैटिंग कर रहे हैं कि कैसे बदले, पर मैं आज आपको बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को बदलना बहुत मुश्किल होगा। और यदि बदले तो ये बहुत बड़ा रिस्क ले। हिस्ट्री से इनको लेसन लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। देखिए ये सेम चीज आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ था कि कल्याण सिंह से बहुत चिढ़ गए थे, और जहां तक मुझे याद आ रहा है राम प्रकाश गुप्ता नाम था, कोई गुप्ता साहब थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया जी। और आप देखिए उसके बाद में सत्ता से भारतीय जनता पार्टी 15 साल के लिए, 20 साल के लिए मेरे ख्याल से एकदम दूर हो, सत्ता से एकदम दूर होगी। तो यही समझाया जा रहा है कि भाई हिस्ट्री से आप सबक लीजिए। यदि इस बार फिर से आपने ये करने की कोशिश की तो वही राम प्रकाश गुप्ता और कल्याण सिंह वाला एपिसोड होगा। आप देखिए जिसको ये लोग फॉरवर्ड लाना चाह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य खुद अपनी सीट हार चुके हैं। जिस आदमी को जनता का समर्थन नहीं है वो आदमी मुख्यमंत्री बनने के सपने कैसे देख सकता है? ये तो जब ऊपर कोई बैठा बॉस जो बहुत ही मतलब निरंकुश टाइप का बॉस जो है, जो जनता के मतों को जो है, जनता के स्वाभिमान का आदर नहीं करता है, वही बैठा सकता है हारे हुए आदमी को मुख्यमंत्री के पोजीशन। ठीक है, ये एक तरीके से आपके निरंकुशता को निरंकुशता का एक सबूत है। वही योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के आज भी बेताज बादशाह है। वो लोकसभा लड़े या विधानसभा लड़े,
किसी भी सीट से वो जीत जाएंगे। तो कहने वाली बात है कि ये राम प्रकाश गुप्ता और कल्याण सिंह वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने याद दिलाया मोदी जी को, कहा 15 से 20 साल के लिए हम सत्ता से दूर हो गए थे। उस टाइम भी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ईगो को जो है वो सामने आने दिया और उसका परिणाम पूरी पार्टी ने भुगता। तो आप ये समझिए कि अभी जो है, मुझे लगता नहीं है जो भी टीवी में डिबेट्स हो रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को आज हटाएंगे कल हटाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये हटाने वाले। देखिए एक बात समझ जाइए, संघ जो है वो ट्रिपल पी में विश्वास कर, पॉलिसी, पावर और पोस्ट। तो पॉलिसी, पावर और पार्टी। तो इनको पावर से तो अब इन्होंने बोल दिया हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, आप नंबर 1 हो, नंबर 1 रहिए। योगी आदित्यनाथ यूपी में नंबर 1 है, नंबर 1 रहने दीजिए, बैलेंस ऑफ पावर बने। बट जो पॉलिसी और पार्टी है, इसमें आप हमसे हर चीज का जिक्र करेंगे और हर चीज का विचार विमर्श करेंगे। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में कि ये कितना नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। परंतु ये 15 दिन पहले जो मीटिंग हुई है, उसी के हम जो बंद दरवाजे के पीछे हुई है, जिसकी जानकारी मीडिया को नहीं है, उसी के हम सारे के सारे आप देख रहे हैं एक एक करके कि किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है। और उसके बाद जो है आप देखिए यूक्रेन चले गए, यहाँ वहां इन्होंने आरएसएस ने बोला कि आप अपना काम कीजिए, फॉरेन ट्रिप करना जो करना कीजिए, पर दूसरों के काम पे हस्तक्षेप मत डालें। तो योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड है आगे आने वाले कुछ मेरे ख्याल से महीने या साल तक, जब तक आरएसएस पीछे खड़ा है। प्रसाद मौर्य ने थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिखाई। अगर ये यूपी का सीएम बनने के बदले जो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, वो यदि वो भी मतलब उनका भी नाम था कई लोगों के बीच में, तो ये यदि उसी की तरफ फोकस करते तो शायद इनको सफलता मिल जाती। अब तो ना वो घर के रहे ना घाट के रहे, ना तो वो डिप्टी सीएम ही ठीक से हो पा रहे हैं और ना ही उनका एलिवेशन प्रमोशन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ उनकी इनमेच्योरिटी और जो बोला जाए कि विवेक उन्हें दिखाना चाहिए था, उसका उन्होंने जो है मतलब पूरी तरीके से उस चीज का नजरअंदाज किया और उसी का परिणाम भुगत रहे हैं। विनोद तावड़े का नाम चल रहा था बहुत जोर शोर से, परंतु ये कहा जा रहा है कि भाई महाराष्ट्र के इलेक्शन आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी विनोद तावड़े की बहुत उपस्थिति की जरूरत है। मुझे ऐसा भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने खुद फोन करके ये बताया कि आगे आने वाला बीजेपी का प्रेसिडेंट शायद ओबीसी होगा। ओबीसी जो वर्ग है वो ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो उनसे छिटक रहा है। तो ब्राह्मण और बनियों का तो सपोर्ट है ही, किंतु ओबीसी को इनको अपने साथ में रखना है। तो ओबीसी का चेहरा जो है ये सामने आ सकता है। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि ओबीसी के कौन कौन से बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो एक विनोद तावड़े का ही नाम मुझे ध्यान में आ रहा है, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, बट इनका नाम बहुत तेजी से चल रहा है। अमित शाह, अनुराग ठाकुर, सडनली अनुराग ठाकुर का भी नाम चलने लगा। अनुराग ठाकुर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते से बड़े एक्टिव हो गए, बहुत एक्टिव हो गए और बहुत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो एक युवाओं को अपील करने के लिए, क्योंकि इस देश की 65% जनता जो है वो 45 साल से नीचे की है, तो उन युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए ये भी एक हल्के में बात चल रही है कि उनको बनाया जाए। माथुर साहब जो राजस्थान से आते हैं, उनका नाम भी वरिष्ठ लोग जो हैं वो लोग चला रहे हैं। तो ये सब बन इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही मैंने बताया कि जो संघ के लोगों ने कहा कि आप नहीं डिसाइड करेंगे कि नंबर 2 कौन रहेगा और नंबर 3 कौन रहेगा, यानी अमित शाह भी और जेपी नड्डा भी और सारे यूपी के सीएम भी और हर राज्य के सीएम, तो सब आप ही बनाएंगे, तो पार्टी में दूसरे लोग क्या करेंगे? भाई भारतीय जनता पार्टी आपको सौंपी गई जहां पे एक कलेक्टिव डिसीजन होता है। आपने वो कलेक्टिव डिसीजन लेने वाली पार्टी को सिर्फ 1.5 लोगों की पार्टी में बना दिया है, एक नरेंद्र मोदी और आधे अमित शाह, या एक अमित शाह और आधे नरेंद्र मोदी, जैसा भी आप देख लीजिए। तो आप इस तरीके से यदि करेंगे तो पार्टी बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुली जाएगी नहीं, और उसी का परिणाम है कि संघ सरसंचालक के आपने देखे हैं किस तरीके से इनडायरेक्ट तीव्र बयान आ रहे हैं कि भाई ये सिर्फ जो है असुरी प्रवृत्ति है, ये निरंकुशता जो है ये असुरी प्रवृत्ति है। तो ये इस तरीके के बयान उस मीटिंग की बात है, वो मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही। आरएसएस के लोगों ने निडर होकर, जो मुझे जानकारी मिली है,
वो नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि भाई आप अब बहुमत खोने के बाद में आप पार्टी के वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श कीजिए। बिना विचार विमर्श के आप जिस तरीके से पार्टी को चला रहे हैं और जिस तरीके की आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बात किसी ने नहीं बोली है नरेंद्र मोदी को, सिर्फ हम आपके मेरे जैसे कुछ इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो बोल रहे हैं, पर ये आप पार्टी के अंदर पार्टी की मीटिंग में मतलब उठाने लग गए ये बात कि भाई नरेंद्र मोदी के बयानों के कारण पार्टी को नुकसान पहुंचा है। तो आप समझिए कि किस तरफ ये पार्टी जा रही है। जी संजय जी। राजीव रंजन ने कितना धुआंधार तरीके से आरएसएस की जो बैठक हुई थी उसका पूरा पर्दाफाश कर दिया है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी को कहा है कि आप अपने जो काम आपको सौंपे गए हैं उनको करते रहिए, आप विदेश जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में बिल्कुल हम कोई चीज़ सुनना नहीं चाहते। तो इसका मतलब ये खास तौर पर यह हो गया है कि अब सारा जो यूपी की राजनीति थी वो अब एक तरफ सिमट कर रह गई है और योगी आदित्यनाथ अब मैं समझता हूँ काफ़ी दिनों तक काम करते रहेंगे। फिलहाल अब राजीव रंजन से एक बार हम और रूबरू होंगे और वो संसद की जो कार्रवाई है, राहुल गांधी वहाँ पर दहाड़ रहे हैं, उसके बारे में भी उनसे ये सुनना चाहेंगे। तो आप सुनिए एक बार फिर राजीव को। करके आए, उभर के आए इलेक्शन कैंपेनिंग के दौर से लेके अभी तक, वो है राहुल गांधी। इसमें कोई विवाद नहीं है और इसलिए देखिए आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में बड़े ही जोर शोर से राहुल गांधी और फिर से जो एक वायलेंस का जो एक मैसेजेस जो रहते हैं मुस्लिम समाज के प्रति, वो फिर से मैसेजेस बहुत सर्कुलेट होने लगे अलग अलग ग्रुप में। मुझे भी कई सारे ग्रुप से आया। तो गांधी परिवार पे हमला बड़ा तीव्र हो गया है और माइनॉरिटीज पे हमला बहुत तीव्र हो गया है। ये अपने आप में सबूत है कि सडनली राहुल गांधी की जो शख्सियत है वो अब लोगों को समझ में आ रही है। देखिए संजय जी, लाखों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की छवि को पप्पू की छवि बनाने की कोशिश की। और जब जनता को 10 साल में समझ में आया कि भाई पप्पू तो हमें बनाया जा रहा है, हम बेवकूफ बन रहे हैं, हमें हर तरीके से ठगा जा रहा है। एक तरफ तो अमित शाह अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं बीसीसीआई में बैठा के, दूसरी तरफ हमारे बच्चों को आंदोलित किया जा रहा है कि भाई आप सड़कों पे उतर के गाय प्रोटेक्शन कीजिए, गायों का बचाव कीजिए, धर्म का बचाव कीजिए। तो ये अपने खुद के बच्चों को क्यों नहीं उतार रहे हैं? ये अपने बच्चों को पहले उतारे सड़कों पे। इनको बोले कि भाई आप डंडे लेके पहले आओ। आप मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को उतार रहे हो ये बोल के कि भाई आपको धर्म की रक्षा करनी है, आपको गौ माता की रक्षा करनी है। तो ये जैसा क्यों नहीं कर सकते? ये सिर्फ बीसीसीआई क्यों बन सकते? तो ये लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आया जो राहुल गांधी इतने सालों से बोल रहे थे। जो राहुल गांधी ने कहा कि भाई मध्यम वर्ग के पेट, छाती पे और पीठ पे छुरा मारा है और ये टैक्स टेरर इस गवर्नमेंट ने जो है ये पूरे देश में प्रसारित किया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपको याद होगा जो लास्ट अपना 1-on-1 सेशन हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने कहा था कि ये प्राश्चित का इनका बजट है। आदमी प्राश्चित तब करता जब वो गलती जो है उसको लगता कि उसने गलती की है। पर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ऐसी मतलब उनके साथ एक ऐसी विकट परिस्थिति है कि वो मान नहीं रहे कि उन्होंने गलती की। आप देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव पे चले गए। अब आप बताइए, ये बोल रहे कि हर साल मतलब 2 साल तक हम हर महीने 3,000 रुपए ईपीएफओ में नए कर्मचारी को देंगे, हम 15,000 रुपए तक की पहली सैलरी हम देंगे। ठीक है, इस तरीके के आप जो प्रावधान कर रहे हैं, हम 500 बड़ी कंपनीज को बोलेंगे कि हर साल 4,000 लोगों को आप इंटर्नशिप दो। ये जो 3 उन्होंने प्रायोजन किए हैं, ये शो करता है कि इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक विकट, एक विकराल रूप ले चुका है। यही बात तो संजय जी मैं और आप कर रहे हैं, यही बात विपक्ष कर रहा है, यही बात राहुल गांधी कर रहे हैं मुखर होके। पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को एक्सेप्ट और स्वीकार नहीं किया। यही भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार पे जो विशेषता है, जो खासियत है, वो यही है कि ये गलतियों पे गलतियां करने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलती को मानते नहीं है, ये छुपाते हैं। ये बोलते हैं कि डोकलाम में कोई चाइनीज घुसा नहीं है, ये बोलते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में कम हो रहा है। आरबीआई को इन्होंने
जो है डाटा रिलीज करने के लिए बोल दिया कि 4 करोड़ से जो है एम्प्लॉयमेंट 2023-24 में बढ़ा है। तो यदि 4 करोड़ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, 59 करोड़ से 63 करोड़ अगर अभी हो गए हैं इंडिया में फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में, तो भैया आपको ये एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव लाने की क्या जरूरत है? ये इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए निर्मला सीतारमण जी के, एक भी पत्रकार ने वहां ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैडम आपकी पार्टी तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पे भरोसा करती थी, विश्वास करती थी। 50,000 करोड़ रुपए का लास्ट ईयर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में पैसे दे दिए गए, सब्सिडी दे दी गई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को। तो आज के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव पे क्यों शिफ्ट हो? इसका मतलब है कि आप भी मान रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत विकराल रूप ले रहा है और उसमें उनका आंसर देने देना। पर वो ना किसी ने सवाल पूछा, ना उस सवाल का जवाब निर्मला सीतारमण ने दिया। तो ये सदन में ये कर रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग और जो बेरोजगार नौजवान है बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बात कौन रख रहा है? भाई उनको तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना, उनकी बात कोई तो सदन पे रखे। तो राहुल गांधी उभर के आ रहे हैं एक ऐसे युवा नेता के रूप में जो युवाओं की समस्याओं को सामने रख रहे हैं, और आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शुतुरमुर्ग कितने भी रेत में अपने गर्दन को घुसा ले, वो सच्चाई से दूर नहीं जा सकती है। शुतुरमुर्ग के पास में शिकारी आता है तो वो शिकारी से दूर भागने के बजाय वो रेत में अपना चेहरा छुपा लेती है, तो मुझे शिकारी दिखेगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये स्ट्रैटेजी है शुतुरमुर्ग वाली, ये स्ट्रैटेजी आज नहीं तो कल उनको बहुत भारी उस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने राजीव रंजन और संजय के बीच जो वार्तालाप था वो सुना, और मैंने सिर्फ इसलिए ये कहानी आपको बताई, इस तरह की कहानी चल रही है कि मोदी से कैसे निपटा जाए। ये आरएसएस का अपना एजेंडा है, क्योंकि आरएसएस बहुत ही परेशान हो चुकी है इस समय बहुत सारी चीज़ों से। आरएसएस इस बात से भी परेशान है कि जो कल संसद में अनुराग ठाकुर ने जो राहुल गांधी पर जो व्यंग किया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला है। हालांकि ये बातचीत उस समय की कल वाली जो बातचीत थी उससे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शुरू हो गई है, और जो लोग हैं जिनके लिए राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग ये समझ गए कि हमें किसी प्लेटफॉर्म पर यदि कोई हमारी बात कर रहा है तो वो है राहुल गांधी। आपने ये पूरा वीडियो देखा, आपको कैसा लगा ज़रूर टिप्पणी करें, और मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।